हेलो स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे इंडियन इकोनॉमी में कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इससे पहले मैंने आपको इकोनॉमिक्स के बेसिक टर्म्स और मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई यानी कि M1 M2 की क्लास दे दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्फ्लेशन को पढ़ना। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे इन्फ्लेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो इन्फ्लेशन से आप क्या समझते हैं बताइए। इन्फ्लेशन आपको ये लगता होगा ना कि महंगाई वो कि हमारी चीज़ों के दाम बढ़ गए, ठीक है, यानी कि बहुत महंगाई हो गई है। आप सब कहते भी होंगे बहुत सारा इन्फ्लेशन हो गया है। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में हम कहें तो इन्फ्लेशन क्या होता है, persistent rise in goods and services प्राइस ऑफ कॉमन डेली यूज और एनी, यानी कि इसका क्या मतलब है कि गुड्स और सर्विसेज के प्राइस में परसिस्टेंट राइज आ रहा है, परसिस्टेंट बढ़ रहे हैं गुड्स और सर्विसेज के प्राइस, जैसे कि क्लोथिंग, फ्यूल, ट्रांसपोर्ट, और जिससे क्या होता है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना, यानी कि जो हम खर्चा चला रहे हैं वो महंगी आ रही है। हमारी सैलरी तो उतनी है लेकिन प्राइसेस ऑफ गुड्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। तो इसे कहते हैं हम इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का क्या मतलब है, गुड्स और सर्विसेज के जब प्राइस राइज होते हैं इन परसिस्टेंट, लगातार, जो भी हम डेली की चीज़ों को यूज़ करते हैं या कोई भी चीज़ है, जैसे हम कभी गाड़ी लेने गए तो वो बढ़ गई लेकिन हमारी सैलरी उतनी है, तो वहाँ पर क्या होता है, इन्फ्लेशन, इसको हम कहते हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि इसके इंडिकेट्स क्या होते हैं। इन्फ्लेशन के इंडिकेट्स यानी कि डिक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ ए यूनिट ऑफ नेशंस करेंसी। क्या होता है बताइए, इससे अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाए लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। जहाँ पे आप पहले 2 किलो दूध लेते थे, आप 2 लीटर दूध लेते थे, वहाँ पे 1.5 लीटर दूध लेंगे। बेशक ये बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है, कोई इन चीज़ों में कम नहीं करता, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि गोल्ड। आपने देखा होगा गोल्ड का क्रेज़ बहुत ज़्यादा रहता है, अब भी है, लेकिन जब से गोल्ड के दाम कुछ ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, थोड़ी सी सेल उसकी घट गई है, ठीक है। तो ये इंडिकेट्स, इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन से परचेजिंग पावर पैरिटी में डिक्रीज आ जाता है, यानी कि लोगों की जो खरीदारी करने की पावर है, लोग जो खरीदारी करते हैं वो कम हो जाती है। इसके बाद एग्जाम्पल हम समझेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू इस पूरे इन्फ्लेशन को। बेशक देखो आप सबको समझ आ गई होगा, लेकिन मैं एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल बताती हूँ। एक 50 रुपये का नोट है, 2000 में उससे आप बर्गर और कोल्ड ड्रिंक दोनों ही ले पाते थे। अगर आप 2000 में जाएं तो 35 या 30 में बर्गर और बाकी आप 20 या 15 रुपीज़ में कोल्ड ड्रिंक फिर भी नॉर्मली ले सकते थे। 2016 में यानी कि 16 साल बाद 50 रुपये में सिर्फ और सिर्फ बर्गर ही आता है। लेकिन 2024 में इवन बर्गर भी नहीं आता, बर्गर भी 50 रुपये से महंगा हो गया है। तो मैं यहाँ सिर्फ मैकडी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ आपको एक एवरेज लेकर चल रही हूँ और एवरेज के रूप में ही आपको मैं एक एग्जांपल समझा रही हूँ, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मीजर्स क्या होते हैं इन्फ्लेशन के। जैसे हमने मीजर्स पढ़े थे ना, मनी सप्लाई कैसे कैसे घटती है, बढ़ती है, कितनी लिक्विडिटी होती है, ऐसे होते हैं मीजर्स इन्फ्लेशन के भी। तो सबसे पहले स्टेप 1 की अगर हम बात करें तो स्टेप 1 में कॉमनली एक बास्केट होती है। एक बास्केट का क्या मतलब है, आपको अपने हाउस होल्ड के लिए कुछ सामान चाहिए जो कि आपके लिए काफ़ी नेसेसरी है। एक तो दूध हो गई, चीनी है, या फिर आपका आटा है, वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं। ये बहुत मेन और सबसे कम से कम आप इन्हें तो खरीदते ही हो। तो ये जो बास्केट होती है कॉमनली परचेज, जो आपने गुड्स और सर्विसेज कॉमनली की, मैं गुड्स और सर्विस, जैसे डॉक्टर के पास तो जाना होता है, सर्विस लेनी होती है ना, बार्बर के पास जाना होता है, तो ये इससे हाउस होल्ड सर्वे किया जाता है CPI के थ्रू, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू, ठीक है, कि कितना दाम बढ़ा है। जब हम हाउस होल्ड सर्वे करके पता लगाते हैं कितना दाम बढ़ा है, तो उससे भी हम इन्फ्लेशन को निकाल सकते हैं। तो ये तो पहला मीज़र है इन्फ्लेशन का। अब दूसरा मीज़र क्या कह रहा है, दूसरा मीज़र यानी कि स्टेप 2 कह रहा है कि जो बास्केट की कॉस्ट है वो बेस ईयर के हिसाब से कितनी है। 2011 to 12 बेस ईयर है, आपको पता ही है, इससे अकॉर्डिंग हम मापते हैं सारी चीज़ें। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपकी कॉस्ट ऑफ बास्केट है वो अब कितनी बढ़ गई, यानी कि जब आप अपने ये दूध, दही, चीनी, ये मान लो आप 1500 रुपये में खरीद पाते थे, कब, बेस ईयर में 2011 to 12 में या इसके आसपास। लेकिन अगर आप 2023 से 24 में बात करें तो हो सकता है आप 10,000 की कर पाएँ, 5,000 की कर पाएँ। तो आपकी कितनी कॉस्ट बढ़ी है, ये स्टेप 2 से हम इन्फ्लेशन को चेक कर सकते हैं। इसके बाद स्टेप 3 में क्या है,
ट्रैक ओवर टाइम द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग बास्केट। ओवर टाइम यानी कि टाइम टू टाइम कितना ज़्यादा चेंज आ रहा है इन्फ्लेशन में, परचेजिंग पावर में। पिछले साल कितना खरीद पा रहे थे, अब कितना खरीद पा रहे हैं, आगे कितना खरीद पाएंगे, ये आपका स्टेप 3 में मेज़र होता है। तो 3 तरीके से हमने मेज़रमेंट पढ़ लिए। कौन कौन से? एक तो हाउस होल्ड सर्वे करके बास्केट का दाम कितना चल रहा है, एक कि बेस ईयर में क्या था और अब क्या है बास्केट का दाम जो चीज़ आपको चाहिए, एक कॉस्ट ऑफ परचेजिंग पावर कितनी बढ़ या घट रही है उसको ट्रैक करके। स्टेप 4 क्या है? जब परसेंटेज चेंज होती है सीपीआई में ओवर टाइम, यानी कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन आपका होता है उसमें कितनी परसेंटेज चेंज आ रही है। परसेंटेज देखने के बाद जैसे बेस ईयर में आप किसी सामान को 100 रुपये में कोई आप एक नोटबुक ले पाते थे, और अब अगर 2024 की बात करेंगे, 2024 की अगर हम बात करें तो आप 150 में ले पाते हो, यानी कि कितने % का चेंज आया। यहाँ पर आप ये नहीं कहोगे 50 रुपये का चेंज आया, आप कहोगे 50% का चेंज आया। आप यहाँ पर कोई और यूनिट भी ले सकते हो, यहाँ 24 ले लो या 36 ले लो, फिर उन सबको डिवाइड करके आप 50% का चेंज निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आपकी इन्फ्लेशन का मेजरमेंट होता है। अब इन्फ्लेशन का मेजरमेंट तो कर लिया, 4 स्टेप हमने पढ़ ली। कौन कौन सी हैं जरा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा अगर आपको समझ आ गई है तो। इसके बाद है कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। कारण क्या है इन्फ्लेशन के? कारण भी तो होंगे जो इन्फ्लेशन रोज़ की रोज़ बढ़ जाता है। चलो कारण समझते हैं। फर्स्ट है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सेकेंड इज कॉस्ट पुल पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल है, कॉस्ट पुश है। डिमांड पुल का क्या मतलब है? जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है, एकदम ना डिमांड बढ़ जाती है ना चीज़ों की लोगों में, तो सप्लाई वहाँ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो आपको पता ही है कि रेट बढ़ जाएंगे। क्या होता है बारिशों में, क्यों रेट बढ़ जाते हैं टमाटोज़ के, इन सब के? क्यों? डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम। यानी कि यहाँ सप्लाई भी ये कह सकते हैं, सप्लाई कम हो गई तो लोगों के बीच में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल इंटररिलेटेड है। अगर डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई को हमको कम करना पड़ता है और सप्लाई में प्राइस बढ़ जाते हैं। जैसे कोविड में सैनिटाइज़र, मास्क देखा होगा ना, कोविड में एकदम से सैनिटाइज़र की डिमांड बढ़ गई तो थोड़े से प्राइस उनके इंक्रीज़ हो गए। ठीक है। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है कि जब प्रोडक्शन की कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है, कह देते ना कि लागत इतनी ज़्यादा आ रही है, क्या करें, महंगाई तो बढ़ेगी। अब पहले पेन बनाने में 8 रुपये की लागत आती थी, अब 10 रुपये की लागत आती है। आपको याद है कि बटरफ्लो के पेन मिलते थे 10 रुपये का, उसके साथ एक रिफिल भी फ्री मिलती थी। क्यों? उसकी डिमांड बढ़ानी थी, सप्लाई प्रॉपर थी, लागत भी कम आ रही होगी। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, अब तो बटरफ्लाई के पेन बिना रिफिल के मिलते हैं। तो यही होता है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब रॉ मटेरियल का दाम बढ़ जाता है, वेजेस यानी कि आप जिनसे काम करवा रहे हैं एम्प्लॉयज़ से, उनको आपको वेजेस ज़्यादा देनी है, तनख्वाह ज़्यादा देनी है। और जैसे कि कोई एक्सटर्नली आपके ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, जैसे रशिया यूक्रेन वार है, तेल देखिए, तेल कितना महंगा हो गया, ऑयल बहुत महंगा हो गया ना इस टाइम, बहुत ज़्यादा उसके प्राइस एकदम से इंक्रीज़ हुए हैं। क्यों इंक्रीज़ हुए हैं? क्योंकि रशिया यूक्रेन का वार है। अब रशिया तेल के प्रोडक्शन पे ध्यान दें या वार पे ध्यान दे, है ना? तो वो वार पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, उसके इक्विपमेंट ज़्यादा इकट्ठे कर रहा है, ऑयल प्रोडक्शन पर कम है उसका ध्यान। तो यहाँ पर रशिया से हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टर हैं, इंडिया ही बल्कि बहुत सारी कंट्रीज़ काफ़ी इंपोर्ट कराती हैं रशिया से ऑयल को। तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल के दाम बढ़ जाएंगे। जब ऑयल महंगा हो रहा है तो बाकी चीज़ें जो भी ऑयल से बनती हैं वो महंगी हो जाएंगी। तो वेजेस में इंक्रीज़ हो रहा है, तो साथ के साथ प्रोजेक्ट मार्जिन में इंक्रीज़ हो जाता है। ये प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन में इंक्रीज़ होने की वजह से भी होता है, और लोग अपना प्रॉफिट ज़्यादा रख रहे हो। ठीक है। और प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल का जब प्राइस, एक मैं आपको बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। भाई समोसे तो खाए सबने, ये जब समोसा है आपका, ये आपने 2.5 रुपीज़ में भी खाया होगा, आई होप। आपने 5 रुपीज़ में तो खाया ही होगा, या आपने 7 रुपीज़ में खाया होगा, 10 रुपीज़ में तो आप लेटेस्ट खा ही रहे होंगे, आपने खाया होगा। लेकिन अब कितने का आता है? 15 या 20 का। क्यों? क्योंकि आलू ही नहीं है भाई इतना। तो आलू भी 40 रुपीज़ किलो है। आलू जब 48 रुपीज़ किलो है तो आपको समोसा कोई कैसे देगा? जब तेल ही इतना महंगा हो गया, आपका मैदा महंगी हो चुकी है, तो फिर इसमें ये आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ मैं आपको डिमांड पुल का नहीं बोलूँगी, डिमांड कोई ज़्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन
कॉस्ट पुश, इन्फ्लेशन ज़्यादा है। तो ये हैं आपके कॉजेज़ इन्फ्लेशन के। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। और साथ के साथ अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके से हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में मैं और भी वीडियो बना रही हूँ जिसकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। आप मुझसे कम्युनिकेट करना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में, अगर आपको मेरी टीचिंग का तरीका थोड़ा सा और पुश कराना है, अच्छा थोड़ा कुछ कमी आपको लग रही हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। यू आर मोस्ट वेलकम, मैं उसको ज़रूर सुधार करूँगी। यू नो माई चैनल इज़ वेरी न्यू एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप तक मेरे ये हैंड रिटन नोट्स जाएं जिनको मैंने समझ के और समझा के बनाया हुआ है। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका है पढ़ाई करने का। इस तरीके से पढ़ाई करेंगे ना तो आपके लिए पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। PDF खूब इकट्ठे कर लीजिए, खूब आप कलरफुल पढ़ाई कर लो, लेकिन एंड टाइम पे आपको याद वही रहता है जो आपने बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से किया हुआ है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।